हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंचला। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एमसीक्यू डिस्कस किए थे मॉड्यूल फर्स्ट एंड मॉड्यूल 2 से रिलेटेड, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बेस्ड हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि द आइडिया ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ लाइट फॉर ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वाज गिवन बाय। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है। ओके, सो वी नो दैट कि यूनिवर्स इज मेड ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन मीन्स लाइट एंड द लाइट एग्जिबिट द ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर का मतलब दैट इज इट कैन बिहेव्स बोथ एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल्स। सो इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हुए 1924 लुइस डी ब्रोगली एक्सटेंडेड द wave particle duality or dual nature of light to material particles. So according to de Broglie, each material particle in motion behave as a wave. So जो dual nature था light का उसको extend किसने किया? de Broglie ने. So आंसर कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. जैसे कि अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया कि जो लाइट होती है वो ड्वेल नेचर रखती है कि लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल एंड एज वेल एज वेव. सो एज वी नो दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट successfully explained the phenomenon like interference, diffraction and polarization. But thus light behave like a wave, but the wave theory of light failed to explain the phenomenon of photoelectric effect. And photoelectric effect could be explained by the quantum theory of light. And according to quantum theory, light consists of small packets known as a photon. Hence, photoelectric effect can be expressed by the particle nature. It means option A is the right answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. अभी इससे पहले मैंने जैसे डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ये सभी जो हैं वेव थियरी से एक्सप्लेन किए जाते हैं. सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इंटरफेरेंस इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज गिवन बाय. सो जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि जो बोर क्वांटाइजेशन रूल था उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम बोर क्वांटाइजेशन रूल only those electron orbits are allowed as stationary orbit for which electron angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. It means angular momentum is equal to nh upon 2 pi. So अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो क्या आया एंगुलर मोमेंटम nh upon 2 pi. So ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिकल प्रॉपर्टी. सो देखिए जैसे कि आपने पढ़ भी रखा होगा कि पार्टिकल एंड वेव क्या है. पार्टिकल का मतलब इट मीन्स उसके पास मोमेंटम है. क्यों? क्योंकि पार्टिकल का मास होता है. मोमेंटम p इक्वल टू एम वी. इट मीन्स मोमेंटम, मास, ये सभी क्या होते हैं? पार्टिकल की प्रॉपर्टी होते हैं. अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वेव की, एंड मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मैटर वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय. मैटर वेव मतलब डी ब्रोए वेव. दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. तो जो डी ब्रोए ने मैटर वेव का फॉर्मूला दिया था तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m v. सो ऑप्शन बी अगर हम देखें तो देखिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m v. इट मीन्स ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द डी ब्रोए वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m
and accelerated by a potential v voltage. So अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन m मास का है उसको हम v पोटेंशियल से एक्सीलरेट करते हैं तो हमें उसकी डी ब्रोए वेवलेंथ बतानी है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने डी ब्रोए वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला देख लिया। सो अगर इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v volts and the work done on the electron is E into V which is converted into the kinetic energy। जो वर्क डन होता है EV वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। एंड हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगी EV। कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर हम यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल देखें तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 2EV अपॉन m। एंड जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डी ब्रोए वेवलेंथ का उसको अगर हम यहाँ पर लिखें कि डी ब्रोए वेवलेंथ फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ओके, इस v को हम यहाँ से रिप्लेस कर लें तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा h अपॉन m एंड v को हम लिख सकते हैं 2EV अपॉन m। सो लैम्डा इक्वल टू क्या मिला हमें, h अपॉन अंडर रूट 2MEV। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल द डी ब्रोए वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2MEV। अब अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए जो रखा हुआ है h अपॉन अंडर रूट 2MEV। सो this is the right answer. It means option A is the correct answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द डी ब्रोए वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स। सो जैसे अगर हम फॉर्मूले को भी देखें कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो डी ब्रोए वेवलेंथ है m पर डिपेंड करती है एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी पर अगर डिपेंड कर रही है तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पर भी डिपेंड करेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डी ब्रोए वेवलेंथ है एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं मास, नो, मास पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करती। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डी ब्रोए वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E। सो अब हमें जो डी ब्रोए वेवलेंथ है हम इन टर्म्स E इसको लिखना चाहते हैं। तो अगर हम एक फ्री पार्टिकल की बात करते हैं तो फ्री पार्टिकल के केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इट मीन्स जो उसकी टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। सो तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, E इक्वल टू हाफ mv²। because potential energy is zero so kinetic energy is equal to total energy। तो यहाँ से अगर हम इस v वेलोसिटी की बात करें तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2E अपॉन m। सेम डी ब्रोए वेवलेंथ यहाँ पर अगर हम लिख लें कि डी ब्रोए वेवलेंथ स्टैंडर्ड फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर देखें, दिस इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ओके, सो h अपॉन m, v को हम फिर से रिप्लेस कर देते हैं 2E अपॉन m से। तो जो लैम्डा की वैल्यू है डी ब्रोए वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me। सो ये डी ब्रोए वेवलेंथ आ गई इन टर्म्स ऑफ एनर्जी E। फॉर्मूले की ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें, ऑप्शन ए 2me अपॉन अंडर रूट ई, नो दिस इज नॉट ए राइट आंसर। ऑप्शन बी देखिए h अपॉन अंडर रूट 2me, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डी ब्रोए वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस b volts कैन बी एक्सप्रेस। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 8 में हमने लैम्डा को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखा। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला कि लैम्डा इक्वल टू h
अपॉन अंडर रूट 2MEV। अब यहाँ पर अगर हम सारा डेटा यहाँ पर फिट कर दें कि जैसे आप जानते हैं कि H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इसके वैल्यू को हम 6.6 भी यूज कर सकते हैं, 6.62। ओके, एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, and the mass this is equal to 9.1 into 10 की पावर -31 kg। अब ये अगर हम सारा डेटा यहाँ पर रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें आफ्टर द कैलकुलेशन, देन लैम्डा इक्वल टू दिस इज 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। ओके, सो ये वैल्यू अगर हम 6.626 या 6.62 रख दें तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 12.27 अपॉन अंडर रूट V। ओके, ये वैल्यू को हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर रखा हुआ है 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगर हम ये वैल्यू 6.6256 या 6.626 तक यूज कर लेते हैं तो ये वैल्यू आपकी 12.28 आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। The de Broglie wavelength of an electron at rest will be, देखिए de Broglie wavelength का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mv। If electron at rest then V equal to 0। So लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ से आपका infinity। It means option B is the right answer। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। The de Broglie wavelength of an electron accelerated through a potential difference of 100 volt is। इससे पहले क्वेश्चन में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखा, उसका हमने जनरल फॉर्मूला भी लिखा कि लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर 2MEV। एंड हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करके ये भी फॉर्मूला लिख लिया कि लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हम इस फॉर्मूले को जनरल फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या बन गया, सिंपल देखिए बिल्कुल 12.27। पोटेंशियल कितना गिवन है यहाँ पर 100 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन के बाद लैम्डा कितना निकल के आ गया 1.227 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। सो ऑप्शन अगर हम देखें, देखिए ऑप्शन ए रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, नो 10 एंगस्ट्रॉम भी आंसर करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन 1.227 एंगस्ट्रॉम दिस इज द राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। The de Broglie wavelength of thermal neutrons at 27 degree Celsius। ओके, सिंपल हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो थर्मल टेम्परेचर के लिए थर्मल्स के पर आता है जो फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, दिस इज लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर। देखिए आपको पता है हमने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2ME। For at a thermal temperature, the value of E this is equal to KT। So फॉर्मूला क्या बन जाएगा H अपॉन अंडर रूट 2M। E की प्लेस पे हम E के प्लेस पे क्या लिखेंगे KT। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ गया, हम यहाँ पर डेटा रख दें। यहाँ पर H की वैल्यू को हम यहाँ पर अगर 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड लिख रहे हैं। ओके, अपॉन 2 m मास ऑफ न्यूट्रॉन। आपको पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। MCQ के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ फिजिकल कांस्टेंट जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन सब की वैल्यूज़ को अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके,
K Boltzmann constant, and the value of Boltzmann constant is equal to 1.38 into 10 की पावर माइनस 23. T is a temperature. T कितना गिवन है यहाँ पर 27 सेल्सियस. इसको हम क्या किसमें कन्वर्ट कर देंगे, केल्विन में. तो दिस इज इक्वल टू 300 केल्विन. सो मल्टीप्लाई बाय 300. So the value of lambda, this is equal to 1.779 into 10 की पावर माइनस 10 मीटर. तो ये एंग्स्ट्रॉम में कितना यहाँ से मिल गया हमें 1.779 एंग्स्ट्रॉम. क्लियर. सो अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन ए 1.77 एंग्स्ट्रॉम. क्लियर. तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स एट टेम्परेचर T केल्विन इज. अभी देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने एट 27 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोई वेवलेंथ कैलकुलेट करी. इस केस में यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है उसने कि T की वैल्यू को हम पुट नहीं करें, हमें क्या करना है, सीधे T की वैल्यू को T ही रखे रहने देना है. बिल्कुल सिंपल. फॉर्मूला अभी हमने फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए यह था देख लिया था कि लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m/k/T. क्लियर. द वैल्यू ऑफ H 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34. आप इसकी कंप्लीट वैल्यू भी रख के देख सकते हैं. देखिए कि आंसर कितना आता है आपका, कितना वेरिएशन आता है, अपॉन अंडर रूट 2 m की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27. ओके. एंड द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23. एंड t को यहाँ पर t ही रहने दीजिए. तो लैम्डा की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी आफ्टर द कैलकुलेशन 30.8 अपॉन अंडर रूट टी एन. सो ऑप्शन अगर आप देखें सो ऑप्शन बी रखा हुआ है यहाँ पर 30.8 अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम. इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं. द डी ब्रोई वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस भी कह सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं, या मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ. यहाँ पर यहाँ इस केस में हमें जो लैम्डा निकालना है डी ब्रोई वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकालना है. तो इसका मतलब हमें सबसे पहले रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को लिखना होगा. ओके. तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है E, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को मैं सिंबल यहाँ पर K दे रही हूँ, प्लस गिवन भी है, प्लस रेस्ट मास एनर्जी. तो रेस्ट मास एनर्जी आपको पता है कितनी होती है, m0c². इसको यहाँ पर हम अगर इक्वेशन 1 कह दें. एंड आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक थियरी में कि E स्क्वायर टोटल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू p²c² प्लस m0² c की पावर 4. दिस इज द रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम. इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर लें, या हम ये कह सकते हैं कि E की वैल्यू को इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा कि दिस इज अंडर रूट p²c² प्लस m0² c की पावर 4. दिस इज इक्वल टू k प्लस m0c². स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड, देन वी हैव p²c² प्लस m0c की पावर 4. दिस इज इक्वल टू k प्लस m0c² का होल स्क्वायर. क्लियर. तो यहाँ पर देखिए p²c² प्लस m0² c की पावर 4. दिस इज इक्वल टू k² प्लस m0² c की पावर 4 प्लस 2k m0c². दिस टर्म कैंसिल हो गई. तो यहाँ से हम अगर p² की वैल्यू को देखें तो क्या मिलेगा हमें, p² इक्वल टू k² प्लस 2k m0
c² अपॉन c²। क्लियर? तो यहाँ से आपको अगर p चाहिए तो क्या हो गया, √k² प्लस 2k m0c² अपॉन यहाँ पर क्या रह जाएगा, c। अब हमें पता है डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, और mv क्या होता है, मोमेंटम, h अपॉन p। सो दिस इज h। p की वैल्यू हम यहाँ पर ये पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, hc अपॉन √ यहाँ से मैं कॉमन ले रही हूँ डिनोमिनेटर में से k मैंने अगर कॉमन लिया तो क्या मिला आपको, k प्लस ट्वाइस m0c²। ये आपकी डी ब्रॉय वेवलेंथ हो गई। अब देखिए ऑप्शन की तरफ चल लेते हैं हम कि ए ऑप्शन है hc अपॉन √k प्लस ट्वाइस m0c²। क्लियर? बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सोर्स नेचर। देखिए जैसे डी ब्रॉय वेवलेंथ ने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय एवरी मूविंग पार्टिकल वॉट एवर इट्स नेचर बिहेव लाइक ए वेव। इट मीन्स जितने भी जो पार्टिकल हैं ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही, और कैसे वे बिहेव करेगा, वेव के जैसे भी बिहेव करेगा। इट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए, बोथ पार्टिकल एंड वेव। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? लाइट सोर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि क्योंकि लाइट जो है आपका इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन फिनोमिना देती है, इट मीन्स वेव नेचर भी रखती है। बट लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग भी शो करती है। इट मीन्स लाइट हैज ए ड्वेल नेचर, पार्टिकल नेचर भी रखती है एंड वेव नेचर भी रखती है। इट मीन्स इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, बोथ पार्टिकल एंड वेव। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। द masses of neutron and electron are mn and me, okay, respectively if they have the same de Broglie wavelength। दोनों की डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम दी है, देन देयर वेलोसिटी शुड बी इन रेशियो। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है दोनों की डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम है, कि वेलोसिटी को कंपेयर करना है। ओके, तो देखते हैं फॉर क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो जनरल फॉर्मूला है डी ब्रॉय वेवलेंथ का उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि द डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन m v। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिख लूँ तो क्या लिखा जाएगा, v इक्वल टू h अपॉन लैम्डा एंड 1 अपॉन m। क्लियर? अब हम सबसे पहले वेलोसिटी लिख रहे हैं फॉर न्यूट्रॉन के लिए, तो क्या हो जाएगा, v एन दिस इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा को मैं डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन एंड 1 अपॉन m एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा e 1 अपॉन m e। क्लियर? हमने वेलोसिटी लिख ली न्यूट्रॉन के लिए एंड वेलोसिटी लिख दी हमने इलेक्ट्रॉन के लिए। हेंस तो हम क्या कर दें, यहाँ से रेशियो निकाल दें, वी एन अपॉन वी ई दिस इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा एन एम एन। सो लैम्डा ई एम ई अपॉन h, h से h कैंसिल। कुछ क्या गिवन है कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है लैम्डा एन दिस इज इक्वल टू लैम्डा ई। इट मीन्स क्या यहाँ से हमें मिलेगा, दिस इज इक्वल टू वी एन अपॉन वी ई इक्वल टू एम ई अपॉन एम एन। इट मीन्स वी एन रेशियो वी ई दिस इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम एन। ऑप्शन की तरफ चल लेते हैं। देखिए एम ई अपॉन एम एन कहाँ रखा हुआ है, बी ऑप्शन में। दिस इज द राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन and a proton are accelerated through same potential. The ratio of de Broglie wavelength is lambda e upon lambda p का रेशियो निकालना है। देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है सेम पोटेंशियल रखता है।
इट मीन्स हमें क्या करना है कि जो लैम्डा का फॉर्मूला है वो हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल यहाँ पर रखेंगे। और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/e/v। क्लियर। अब ये डी ब्रोई वेवलेंथ को मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम अगर लिख लें कि 4 इलेक्ट्रॉन, सो लैम्डा ई दिस इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/e/e एंड v। बिकॉज पोटेंशियल सेम दिया है तो हमें जरूरत नहीं है कि हम वी ई लिखें, वी पी लिखें। उसी तरीके से हम न्यूट्रॉन के लिए लिख लें फॉर प्रोटॉन, सॉरी, लैम्डा p दिस इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/p/ev। अब हम यहाँ से रेशियो निकाल दें, लैम्डा e अपॉन लैम्डा p दिस इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/e/ev दिस इज मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2m/p/ev अपॉन h। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एम पी अपॉन अंडर रूट एम ई। सो अगर आप ऑप्शन की तरफ देखें तो देखिए ऑप्शन डी दिस इज द राइट आंसर, अंडर रूट एम पी अपॉन एम ई। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। यहाँ पर क्योंकि इसने सेम पोटेंशियल कहा था तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम पोटेंशियल वी लिख सकते हैं, प्रोटॉन के लिए भी हम पोटेंशियल वी ही लिख सकते हैं। क्लियर। और हमने उसका रेशियो निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द डी ब्रोई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट इज 1 एंगस्ट्रॉम। Clear? The de Broglie wavelength associated with the same particle accelerated through a potential difference 1350 volt। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इसने कहा है कि जब 150 वोल्ट पोटेंशियल है तो वेवलेंथ कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। जब पोटेंशियल 1350 है तब वेवलेंथ कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो सिंपली जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि फॉर्मूला हम कौन सा लिखेंगे कि डी ब्रोई वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल द डी ब्रोई वेवलेंथ क्या होती है कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/e/v। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दिस इज द v1 एंड दिस इज लैम्डा 1, दिस इज v2 और हम लैम्डा 2 कैलकुलेट कर लें, या हम सीधे यहाँ पर डेटा पुट कर दें। तो पहले जो लैम्डा गिवन है वो क्या है, 1 गिवन है, h अपॉन अंडर रूट 2m/e और पोटेंशियल गिवन है 150। नेक्स्ट में क्या गिवन, नेक्स्ट क्या पूछा है कि लैम्डा क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू h अपॉन 2m/e। पोटेंशियल कितना गिवन है सेकेंड टाइम 1350। अब यहाँ से हम इन दोनों का चाहे रेशियो निकाल दें या हम ये कहें कि इसको इक्वेशन 1 और 2 डाल दें और आपस में डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन लैम्डा दिस इज इक्वल टू h अपॉन 2m/e 150 देन अंडर रूट 2m/e 1350 अपॉन h। सिंपली कैलकुलेशन हो गई, 1 अपॉन लैम्डा दिस इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1350 अंडर रूट, नीचे 150, तो क्या हुआ 9 अपॉन 1। तो यहाँ से आपको जो लैम्डा मिल गया दिस इज इक्वल टू 0.333 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 21 देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। इसने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जीज हैं इलेक्ट्रॉन के लिए एंड प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है। द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोई वेवलेंथ। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमें ये बात समझनी है कि अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात कही है कि दोनों सेम है, तो अब जो हम डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिंपली। सो जैसे कि हम पहले
क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी द डी ब्रोई वेवलेंथ लैम्डा दिस इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m e। क्लियर। सो अगर हम यहाँ पर पहले लिख लें लैम्डा इन फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कि फॉर इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m को m e लिख दिया, यहाँ पे e हो गया। इसी तरीके से हम क्या करें प्रोटॉन के लिए लिख लें कि फॉर प्रोटॉन द डी ब्रोई वेवलेंथ लैम्डा क्या हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m p e। सिंपली हम रेशो यहाँ पर ये लैम्डा e हो गया, दिस इज लैम्डा p हो गया। देन लैम्डा e अपॉन लैम्डा p दिस इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m e। So this is under root 2mpe अपॉन h। h से h कैंसिल हुआ, e से e कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर अंडर रूट एम पी अपॉन अंडर रूट एम ई। सो यहाँ पर हम दोनों के मास यहाँ पर रख सब्स्टिट्यूट कर दें। सो दिस इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 अपॉन अंडर रूट एम ई 9.1 इंटू 10 की पावर -31। सो यहाँ से जो रेशियो आ गया लैम्डा ई रेशियो लैम्डा पी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1836 रेशियो 1। या हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा पी रेशियो लैम्डा ई, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 रेशियो अंडर रूट 1836। ओके। सो ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें तो देखिए ऑप्शन ए इज नॉट राइट आंसर, बी 1 रेशियो अंडर रूट 1836। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ। इससे पहले हम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का देख चुके हैं। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन के रिप्लेस पे क्या लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल। ओके। यहाँ पर इसने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है। इट मीन्स हम जो डी ब्रोई वेवलेंथ है हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखेंगे। सो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द डी ब्रोई वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन के लिए मैं सीधे यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर्मूला कि लैम्डा पी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m। m को हम क्या लिख दें बस एम पी ई वी, दिस इज इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से हम अल्फा पार्टिकल के लिए लिख लें कि फॉर अल्फा पार्टिकल द डी ब्रोई वेवलेंथ अल्फा दिस लैम्डा अल्फा दिस इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2। अब देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो कितना होता है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स होता है। इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 4m p, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। एंड जो चार्ज होता है अल्फा पर दिस इज द ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो 2e ओके एंड v दिस इज इक्वेशन 2। ये आपको बात ध्यान रखनी है। सो lambda p the ratio of lambda p and lambda alpha this is equal to h upon under root 2m p ev and multiply by under root 2 4mp 2ev upon under root अपॉन h। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको अंडर रूट 8 अपॉन 1। इट मीन्स लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन 1। कैलकुलेट करें रेशियो को हम, और अगर हम लैम्डा p रेशियो लैम्डा अल्फा यहाँ पर रख लिखें तो क्या आ रहा है अंडर रूट 8 रेशियो 1। ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है अंडर रूट 8 रेशियो 1। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का एंड चार्ज होता है डबल। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर इसने 4 पार्टिकल की बात की है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा, हैव द सेम डी ब्रोए वेवलेंथ। ये चारों पार्टिकल क्या हैं? सेम डी ब्रोए वेवलेंथ रखते हैं। द पार्टिकल विद लार्जेस्ट वेलोसिटी, कि लार्जेस्ट वेलोसिटी किसकी होगी? तो सबसे पहले हम सिंपली फॉर्मूले पे अगर ध्यान दें कि फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रोए वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अगर इस फॉर्मूले को मैं v की टर्म्स में लिखूं वेलोसिटी, तो क्या होगा? v दिस इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा एंड 1 अपॉन m। इट मींस लैम्डा सभी पार्टिकल के लिए उसने सेम बोला है। इट मींस v क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा इन सभी से कम होता है। इट मीन्स सबसे कम इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो उसके लिए वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। इट मीन्स लार्जेस्ट वेलोसिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। तो ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल have the same kinetic energy. Okay, if the mass of alpha particle is 4 times the mass of proton, the ratio of de Broglie wavelength of alpha particle to that of proton. देखिए जैसे ही यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात आए तो इट मीन्स हमें जो डी ब्रोई वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी द डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने क्या देख लिया कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m e। अगर हम प्रोटॉन के लिए लिखें कि 4 प्रोटॉन, तो लैम्डा क्या लिखा जाएगा? लैम्डा p दिस इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m मास ऑफ प्रोटॉन दिस इज। इसी तरीके से अगर हम अल्फा पार्टिकल के लिए लिखें कि 4 अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए हमने लिख लिया लैम्डा अल्फा दिस इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 mass of alpha particle, this is 4 times of mass of proton, it means 4m p and e, because kinetic energy दोनों के लिए सेम दी है। क्लियर? अब हम क्या करें, यहाँ पर रेशियो निकालना है अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन के साथ। इट मीन्स हमें जो रेशियो निकालना है वो इस बार लैम्डा अल्फा अपॉन हम करेंगे लैम्डा पी, क्योंकि अल्फा का हमें प्रोटॉन से निकालना है। अल्फा की वैल्यू एच अपॉन अंडर रूट 2 4m p e एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2m p e अपॉन एच। ओके, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका क्या मिलेगा? क्या आ गया ये आंसर? 1/2। इट मीन्स द रेशियो लैम्डा अल्फा ratio lambda p this is equal to 1:2. So option A is the right answer. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। द डी ब्रोई वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखिए डी ब्रोई वेवलेंथ ने अपने पोस्टुलेट में कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल वॉट एवर इट्स नेचर एसोसिएटेड विद ए वेव। फॉर्मूले में भी अगर हम देखें तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इट मीन्स वहां पर चार्ज इंक्लूड नहीं हो रहा। इट मीन्स डी ब्रोई वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ऑप्शन ए, नो पार्टिकल वेदर एट रेस्ट और इन मोशन इज एवर अकम्पेनिड बाय मैटर वेव। नो, दिस इज नॉट ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Only subatomic particle in motion are accompanied by matter wave. Clear? Any particle in motion, whether charged or uncharged, is accompanied by matter wave. So, this is right answer. So, option C is the correct answer. Next question देखते हैं। An alpha particle, an electron and a proton are moving with the same velocity. सभी की वेलोसिटी क्या है? सेम है। The one which has the smallest wavelength associated with it. Okay? बिल्कुल सिंपली सबसे पहले हम डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर हम देखें कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम, ठीक है।
अब अगर हमें पता है, बात की गई है पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की एंड प्रोटॉन की। अल्फा पार्ट इलेक्ट्रॉन का मोमेंट मास सबसे कम होता है, प्रोटॉन का उससे ज़्यादा होता है, एंड अल्फा पार्टिकल का सबसे ज़्यादा मास होता है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर फॉर्मूले में देख रहे हैं कि लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। इट मीन्स जिस पार्टिकल का मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और जिस पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल इज हैवियर एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी किस पार्टिकल की होगी, अल्फा पार्टिकल की होगी। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो आज की अपनी इस वीडियो में हमने यूनिट मॉड्यूल 3 क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस किए। सो नेक्स्ट सेशन में इसी मॉड्यूल से रिलेटेड मैं और एमसीक्यू डिस्कस करूंगी। थैंक यू।